भारत के सबसे रहस्यमयी फ्रीडम फाइटर कौन थे, जिनकी जिंदगी भी और मौत भी दोनों एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एक ऐसा लीडर जिसे ब्रिटिशर्स डेंजरस कहते थे और जिसे दुनिया जापान, जर्मनी और इटली तक जानती पहचानती थी। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनके बोल्ड डिसीजंस, सीक्रेट स्केप्स और उनकी कहानियों की, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ, कटक, उड़ीसा में। उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। इनके फादर का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध लॉयर थे। माता जी का नाम इनकी प्रभावती बोस था। इनके माता पिता के 14 बच्चे थे कुल। इन्होंने अपनी पढ़ाई रेवन शॉ कालीजीत स्कूल से किया। नेताजी बोस बचपन से ही इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और नेशनलिस्ट सोच रखने वाले थे। नेताजी के जो भाई बहन थे उनमें से भी कुछ बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हुए इंडिया के। उनमें से एक थे शरद चंद्र बोस। ये इनके सबसे बड़े भाई थे। ये एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन, लॉयर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। ये सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। बंगाल की जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स थी उसके बहुत की फिगर थे। इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स थे, कैदी, उनकी रिलीज के लिए इन्होंने बहुत काम किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इन्होंने यूनाइटेड बंगाल के लिए एडवोकेट किया। इनके छोटे भाई का नाम था शिशिर कुमार बोस। इन्होंने नेताजी जब 1941 में देश छोड़ के भागे, उसमें बहुत क्रिटिकल रोल निभाया था। इन्होंने ही वो गाड़ी चलाई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट से छुप के भागे थे। इनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ब्राइट थे एज ए स्टूडेंट। ये बचपन से ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से इन्होंने ग्रेजुएट किया। ये 1919 में आईसीएस एग्ज़ाम, जो आज का आईएएस एग्ज़ाम है, उसके लिए इंग्लैंड गए। आईसीएस इन्होंने हाई रैंकिंग के साथ क्लियर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स के विरोध में इन्होंने 1921 में आईसीएस से रिज़ाइन कर दिया। ब्रिटिशर्स उन्हें डेंजरस रेवोल्यूशनरी मानते थे, इसलिए उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो का बहुत इन्फ्लुएंस था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। इंडिया में जब ये 1921 में वापस आए तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और चित्तरंजन दास के अंडर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इनको नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा, और जो इनकी रेडिकल अप्रोच थी, एक उग्र अप्रोच थी, उस वजह से ये यूथ आइकॉन बन गए। ये बहुत जल्दी ऊपर आए। पहले ये सीआर दास के क्लोज एड थे, उसके बाद कलकत्ता के मेयर और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी बने। इनकी जो बोल्ड सोच और स्ट्रांग लीडरशिप थी उसने इन्हें नेशनल लेवल पर पॉपुलर बनाया, और 1938 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए। उनका राइज उनकी एनर्जी, डिसिप्लिन और फियरलेस नेशनलिज्म की वजह से हुआ। जैसे मैंने बताया, वो कलकत्ता के मेयर बने 1924 में, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव स्टांस होना चाहिए, उग्र स्टांस होना चाहिए। और इनकी कई सारे कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे उनके साथ क्लैश हुआ। किस किस के साथ क्लैश हुआ? महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के साथ इनका आइडियोलॉजिकल क्लैश था। गांधी नॉन वायलेंट ग्रेजुअलिस्ट किस्म के अप्रोच रखते थे। ग्रेजुअलिस्ट बोले तो जो चीज़ों को स्लोली स्टेप बाय स्टेप बदलने में बिलीव करे। और सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच थोड़ी मिलिटेंट थी, मतलब ये अग्रेसिव थे या फोर्सफुल एक्शन में। ये बिलीव करते थे कि अगर कभी कभी आर्म्ड स्ट्रगल भी करना पड़े तो वो भी ठीक है। 1939 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वहां पे इन दोनों के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 1939 के कांग्रेस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस एक अग्रेसिव इमीडिएट एक्शन वाली स्ट्रेटेजी चाहते थे, जबकि गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ग्रेजुअल नॉन वायलेंट अप्रोच पर इंसिस्ट करते थे। बोस ने गांधी के सपोर्टेड कैंडिडेट सिद्धरामैया को हरा दिया, जिससे लीडरशिप क्लैश और भी इंटेंस हो गया। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गांधी जी की सोच के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जो री इलेक्शन हुआ एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, कब? 1939 में, उसका अपोज किया। राजेंद्र प्रसाद ने भी सुभाष चंद्र बोस को अपोज किया। पठाभी सिद्धरामैया, ये गांधी जी के चूजन कैंडिडेट थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 1939 में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। उसके बाद लास्ट में थे जवाहरलाल नेहरू। वो सुभाष चंद्र बोस की जो फॉरेन अलायंसेस की जो स्ट्रैटेजी थी उसके अगेंस्ट थे, खास करके जर्मनी और जापान के रिगार्डिंग। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, सिद्धरामैया को हरा के। जो गांधीयन लीडरशिप थी कांग्रेस में, उससे आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया एंटी ब्रिटिश फोर्सेस को यूनाइट करने के लिए। इसका जो पर्पस था
सारे रेडिकल एंटी ब्रिटिश ग्रुप्स को एकजुट करके एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट बनाने का, जो तुरंत इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करे। इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल, मिलिटराइज्ड स्ट्रगल सपोर्ट किया। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वो उन्हें कांस्टेंट सर्वेलेंस में रखती थी, मतलब उनके ऊपर नज़र रखती थी। 1941 में इन्हें हाउस अरेस्ट पे रखा गया और ये भेस बदलकर 16 जनवरी 1941 को अपने घर कलकत्ता से निकल गए और अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। और इनका मकसद क्या था? इंटरनेशनल सपोर्ट पाना इंडिया की आज़ादी के लिए। इन्होंने बर्लिन में, जर्मनी के अंदर, फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया। इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो भी बनाया, इंडियन लीजन बनाया, आज़ाद हिंद फौज, जो वहाँ पे इंडियन POWs होते थे। POWs का मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। आज़ाद हिंद रेडियो पे ये मोटिवेशनल स्पीचेस दिया करते थे। इन्होंने जर्मनी के जो टॉप ऑफिसर्स थे, उनसे मिलिट्री असिस्टेंस मांगा इंडिया की आज़ादी के लिए। लेकिन जब वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने जापान शिफ्ट कर लिया। एक सबमरीन में ट्रैवल करके वो साउथ ईस्ट एशिया पहुँचे, जो कि जापान के कंट्रोल में था। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की। ये सिंगापुर में 1943 में आए। इन्होंने ब्रिटेन और इसकी एलाइज पे वॉर डिक्लेयर कर दी और आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारे देशों ने रिकग्निशन दिया। किन किन देशों ने रिकग्निशन दिया? जापान, जर्मनी जो उस समय नाजी जर्मनी था, हिटलर के अंडर। फिर इटली, जिसका डिक्टेटर मुसोलिनी था। फिलीपींस उस समय जापान के कंट्रोल में था। बर्मा, जिसे हम आज की डेट में म्यांमार बोलते हैं। थाई गवर्नमेंट, जिसे हम थाईलैंड कहते हैं आज की डेट में। क्रोएशिया। तो इन सब देशों ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो उसमें इंडियन POWs थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, और वॉलंटियर्स थे कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया से। इन्होंने एक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बनाया जो विमेन रेजिमेंट था, जिसको लीड किसने किया? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। बर्मा और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स भी लीड किए, इम्फाल और कोहिमा फ्रंट पे। इनका लेजेंडरी स्लोगन था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, जिसे हिंदी में कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मिलिट्री सक्सेस तो इंडियन नेशनल आर्मी को नहीं मिली, लेकिन उससे हुआ क्या? नेशनलिस्टिक पैशन, जो एक देशभक्ति की भावना थी, वो जागृत हो गई इंडिया में। इनके एक्सिस पावर्स के साथ रिलेशन कैसे थे? एक्सिस पावर्स कौन थे? वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर्स के मेन मेंबर्स थे जो एलाइज के अगेंस्ट लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। इन्होंने जर्मनी और जापान से मिलिट्री हेल्प मांगी और इनको बहुत बार क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें जर्मनी में हिटलर का राज था और इटली मुसोलिनी के अंडर था और दोनों डिक्टेटर थे। तो इनको इस बात की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी कि फैशिस्ट रेजीम्स से इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन जो सपोर्टर्स थे इनके, वो कहते थे कि भाई जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। अगर भारत की आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़े वो जायज़ है। जो हिस्टोरियंस हैं वो आज भी डिबेट करते हैं इस मॉरल इम्प्लीकेशन पे। लेकिन बोस जो हैं आज भी सिंबल बने हुए हैं किस चीज़ के? पेट्रियोटिज्म के, सेक्रीफाइस के। इनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि ताहिको में 18 अगस्त 1945 में ही प्लेन क्रैश में मर गए और बॉडी को जापान में क्रिमेट किया गया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला कंक्लूसिव। 1945 में बोस की डेथ प्लेन क्रैश में होने का जो क्लेम किया गया, पर उनका बॉडी कभी कंफर्म नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी डेथ पर डाउट, थ्योरीज और मिस्ट्री आज तक चलती रहती हैं। कई लोग मानते हैं कि वो क्रैश से बचे और सीक्रेट लाइफ जीते रहे। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। इन्होंने एमिली शेंकल से ऑस्ट्रिया में 1937 में शादी की। उससे उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम था अनीता बोस फाफ, जिनका जन्म 1942 में हुआ। उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी प्राइवेट रही क्योंकि बोस हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रगल और मिशंस में बिजी रहते थे। डिस्पाइट चैलेंजेस, उनका पर्सनल साइड अफेक्शनेट और रिस्पॉन्सिबल था। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत खुशी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।